सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम पूर्ववर्ती वीडियो में खिलजी वंश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। खिलजी वंश के बारे में आपको पूरा बता दिया कि जो है जलालुद्दीन खिलजी इसका प्रथम शासक था। उसका दामाद या उसका उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। और अलाउद्दीन खिलजी पर गद्दी पर बैठते किन किन पर आक्रमण किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अंतिम जो सम्राट था उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह, अंतिम सम्राट। अब अंतिम सम्राट नसरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु होने के बाद देखो आप, खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। खुसरो शाह की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक कितने सेशन में बैठा? 1320 में। 1320 में है ना, गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की जो है इसने स्थापना कर दी। आगे देखो, सुल्तान बनते ही उसने प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जुना खां को वारंगल भेजा। देखिए आप, उसने सुल्तान बनते ही गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अपने पुत्र जुना खां, उसको जो है उलुग खां भी कहते हैं, जुना खां को दूसरा नाम क्या है, उलुग खां। तो उसने क्या किया, तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ किसको भेजा? जुना खां को। जुना खां जिसका दूसरा नाम उलुग खां भी है, उलुग खां, ठीक है, इसके खिलाफ भेजा। और देखो आगे, उसने अपने पुत्र जुना खां को वारंगल भेजा। कहाँ भेजा? वारंगल। जहाजपुर उड़ीसा, जहाजपुर कहाँ पड़ता है? जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया जिसमें उलुग खां आता, जुना खां की क्या हुई? विजय हुई, ठीक है। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन करना था। गयासुद्दीन तुगलक था, उसका अंतिम अभियान कहाँ पर था? बंगाल के अंदर, ठीक है। और विद्रोह का दमन किया। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु किससे हुई? लकड़ी के भवन से गिरकर, है ना, 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। उसने क्या किया कि उड़ीसा के जो राजा थे, राजा प्रताप रुद्रदेव, उनके विरुद्ध अभियान के लिए किसको भेजा? उसके पुत्र, किसके पुत्र? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जिसका नाम था जुना खां अर्थात उलुग खां को। और जुना खां को इस युद्ध में राजा रुद्रदेव प्रताप को हराकर सफलता प्राप्त की। किन्होंने? जुना खां ने। आगे देखो, गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन किया। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी की भवन से गिरकर 1325 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनका पुत्र जुना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। किसके नाम से? जुना खां किसके नाम से शासक बना? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बना। कौन? जुना खां या उलुग खां? देखो आगे, उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। किसके नाम से जाना जाता है? अंतर विरोधों का शासक और रक्त का प्यासा, दो उपनाम है इसका। किसका उपनाम है? दोनों मोहम्मद तुगलक की, ठीक है। आगे देखो, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा, इसका क्या क्या नाम है? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, ये तो पहला उपनाम है। दूसरा है रक्त का प्यासा। दोनों इसके उपनाम है। किसके? मोहम्मद तुगलक के अर्थात जुना खां के। और इसके लिए हम कह सकते हैं उलुग खां भी कह सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों, देखो किस नाम? मुक्तों का मतलब प्रांतों में, ठीक है, बटा हुआ था। बर्नी इतिहासकार है, सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। बर्नी ने
बरनी किसके समय था? मोहम्मद तुगलक के समय। ठीक है, इसने इसकी 5 जो है मुख्य योजनाओं का वर्णन किया कि दोआब में करवर्ती। दोआब किसको कहते हैं? जहां पर 2 नदियों का संगम होता है। ठीक है, उस संगम स्थल के बीच वाली भूमि जो फसल के लिए उपजाऊ रहती है, लोगों के खेती करने योग्य रहती है, उसको कहा जाता है दोआब। तो दोआब में क्या किया इन्होंने? मोहम्मद तुगलक ने करों की वृद्धि कर दी। ठीक है, देवगिरी को राजधानी बनाना, पहली चीज देवगिरी को इन्होंने राजधानी बनाया। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इन्होंने किया। खुरासान पर आक्रमण, कराचील की ओर अभियान, ये सब कार्य इनके थे, जिनका वर्णन इनके समय इतिहासकार, क्या नाम था उसका? बरनी ने इन सभी 5 योजनाओं का मुख्य रूप से वर्णन किया है, मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं का। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी क्या बनाकर रखा? राजधानी बनाकर रखा, और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक ने के समय जो इनकी राजधानी थी देवगिरी, इन्होंने बनाया, और सुल्तान ने 1327 से लेकर 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। याद रखिएगा, 1330 ईस्वी में तांबे और कांसे से मिश्रित एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इनके समय हुआ। ठीक है, सांकेतिक सिक्के चलाए, लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। सांकेतिक मुद्रा क्या करनी पड़ी? बंद करनी पड़ी, जो तांबे और सिक्के के। मोरक्को का यात्री इब्न तुता, मोरक्को का जो यात्री था उसका नाम था इब्न तुता। ठीक है, लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सुल्तान ने क्या किया? इब्न बतूता को क्या किया? काजी नियुक्त किया, और 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक क्या बना? सुल्तान बना। जो मोहम्मद तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। मोहम्मद तुगलक का क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई। ठीक है, बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने क्या किए? 2 बार सैन्य अभियान किए, और परंतु वह इस युद्धों में, इन अभियानों में क्या रहा? असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बना दिया? एक तो सरकारी नौकरी और सेना के अंदर जो जॉब थी वो वंशानुगत बना दी, मतलब पिता की जगह उसके पुत्र को नौकरी देना तय समझा। ठीक है, आगे देखो, फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। योग्यता को नौकरी में मापदंड न मानकर सभी सेना और जो राजकीय सेवा थी उसको वंशानुगत बना दिया, है ना। आगे देखो, इस योग्यता त्याग उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर, उसने अपने पुत्र, उसका पुत्र का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र का नाम फतेह खां। ठीक है, उसने फिरोज के भवन निर्माण कला को क्या किया? नियुक्त किया, और अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवा दिया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। फिरोज ने क्या किया? भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया, और हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए? हिसार को इसने बसाया, ठीक है, फिरोजा को इसने बसाया, और फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर भी जो है इन्होंने बसाए। टोपरा तथा मेरठ से जो अशोक की स्तंभ है उनको भी यही लाया। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, दिल्ली टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। आप याद रखिएगा, दिल्ली टोपरा नाम पड़ा है इस अभिलेख का, जो अशोक के समय लिखे गए, जो टोपरा में स्थित थे उसको दिल्ली लाने का जो प्रयास था वो किसके समय हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करनी। हांसी तथा, ठीक है ना, सिरसा में पानी की कमी दूर करने के लिए उन्होंने नहरें खुदवाई। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी नहर यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति भी इन्होंने बनाई। किन्होंने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है,
फिरोज तुगलक की थी कट्टरवादी इस्लामिक अमीर के हाथों में रही। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों पर मृत्युदंड भी दिया। ठीक है, उन्होंने जजिया कर किन पे लगाया? जजिया कर से तात्पर्य धार्मिक कर, ये किन पे लगाया? हिंदुओं पर। ठीक है, और मुस्लिम जो विचारधारा के थे शिया समर्थक, उनको भी अगर राजा की बात की अवहेलना करते तो मृत्युदंड भी इनको दिया गया, ऐसा आदेश उन्होंने निकाला। गैर शरीयत कर, गैर शरीयत, शरीयत का मतलब जो इस्लाम के धर्म को कानून कायदों को मानने वाले उनको शरीयत कहा जाता है, और गैर शरीयत का मतलब जो इस्लाम धर्म से संबंधित कानून नहीं है उनको गैर शरीयत कहा जाता है। गैर शरीयत कर 24 हटा दिए, केवल 4 मुख्य कर रखे जिसमें खराज, ठीक है, जकात, खम्स, खम्स कहते हैं लूट के धन को। कम्स किसको कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, कम्स कहते हैं लूट के धन को। ठीक है, आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैंने बता दिया आपको, कम्स कहा जाता है लूट के धन को। जजिया रखे गए, जजिया जो धार्मिक करता। ठीक है, दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। फिरोज शाह तुगलक के समय जितने भी दास थे उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई, और लमसम हम कह सकते हैं लगभग 1,80,000 दास उनके दरबार में हुआ करते। ठीक है, जिन्हें दीवाने बंदगान के नाम से, दासों के नाम से नया विभाग खोला। इंपॉर्टेंट चीज, दीवाने बंदगान, दासों का विभाग। फिरोज शाह तुगलक के समय आपसे पूछा जा सकता है दीवाने बंदगान से तात्पर्य क्या है? दीवान ए बंदगान मतलब दासों का विभाग, दासों का विभाग। और ये किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है दासों के लिए अलग विभाग की निर्माण, दासों का जो है अलग विभाग का निर्माण किया गया जिसको दीवाने बंदगान कहा गया, अर्थात दासों का अलग विभाग इसने बनाया। ठीक है, और उसने केवल दीवाने बंदगान के नाम से दासों के से नया विभाग भी खोला। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दिल्ली के अंदर तरबूज है ना और अंगूरों की खेती को प्रमुखता से जारी किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अशोक के जो अभिलेख है दिल्ली और मेरठ वाले है ना, टोपरा और मेरठ वाले, जिनको कहाँ लाया गया? दिल्ली के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि टोपरा जो अभिलेख है अशोक का, उसको दिल्ली कब लाया गया और किसके समय लाया गया? तो आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभ लेख दिल्ली लाए गए, मेरठ के स्तंभ लेख दिल्ली लाए गए। ठीक है, इसलिए उसको दिल्ली टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। और फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूर की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद था। इसी के समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता, कौन? तैमूरलंग। याद रखिएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। उसके समय तैमूरलंग का जो वंश, तैमूरलंग था ना, आक्रांता, तुर्क आक्रांता, उसने भारत पर आक्रमण करके भारत पर बहुत ज्यादा यहाँ से जो है लूटपाट भी इन्होंने की। ठीक है ना। अब आप देखिए कि हमने तुगलक वंश पढ़ लिया। अब तुगलक वंश पढ़ने के उपरांत जो उसका है ना, उसके समय तैमूर कौन था? तैमूरलंग था, तुर्की आक्रमणकारी जिसने भारत को खूब लूटा। ठीक है, और नसरुद्दीन मोहम्मद के समय ये भारत आया था, अंतिम तुगलक वंश के शासक के समय। ठीक है, तो तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना क्या बना दिया? खिज्र खां को अपना क्या बना दिया? प्रतिनिधि बना दिया। तो खिज्र खां क्या है? सेठ वंश का क्या है? नींव डालने वाला प्रथम शासक है खिज्र खां। ठीक है, आगे देखो। अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खां को सेठ वंश की स्थापना की। सेठ वंश की स्थापना किसने की? इसने की। यूं कह सकते हैं कि सेठ वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। याद रखोगे,
आगे देखो, खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिज्र खां ने कभी न तो शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के जारी किए। ना तो कभी भी शाह की उपाधि धारण की और ना ही कभी अपने नाम के जो है सिक्के जारी किए। ठीक है, उसके बाद मुबारक शाह, मतलब सैयद वंश का शासक कौन बना? मुबारक शाह। 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने किसकी उपाधि धारण की? सर्वशाह की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो इस वंश का संस्थापक है सैयद वंश का, उसका नाम है खिज्र खां। इसने ना तो कभी शाह की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के इसने ढलवाए और बाजार में इनका भी प्रवर्तन कभी नहीं किया। ठीक है, देखिए अंतिम शेष शासक जिसका नाम था आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक क्या किया? दिल्ली को छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं हम लोधी वंश की। तो कौन से वंश की? लोधी वंश की। सैयद वंश हमने पढ़ लिया, उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसका जो संस्थापक था वो कौन था? खिज्र खां था। ठीक है, उसने कभी ना तो शाह की उपाधि धारण की, ना अपने नाम के सिक्के डलवाए, ये मैंने आपकी बता दिया अभी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश में देखिए कि अंतिम शेष शासक जिसका नाम था आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक क्या कर दिया? दिल्ली को त्याग दिया। दिल्ली से मतलब चला गया वो, त्याग दिया। और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, इसने क्या किया? बहलोल लोधी ने 1451 में बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। तुर्कों के बाद जो है पहली बार अफगान शासक का एकाधिकार हुआ। वो किसके नाम से हुआ? बहलोल लोधी के नाम से। ठीक है, उसने जौनपुर में महमूद शाह सरकी था ना, अभी बताया ना मैंने, महमूद शाह सरकी खिज्र खां का बाद का शासक। सरकी के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में क्या हुआ? बहलोल लोधी की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। कौन? उसका पुत्र निजाम शाह। निजाम शाह शासक बना। और निजाम शाह शासक बना, लेकिन किस उपाधि से शासक बना? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह की उपाधि धारण करते हुए शासक बना। कौन? निजाम शाह। उपाधि किसकी? सिकंदर शाह की। ठीक है, आगे देखो, तिरहुत बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध था। इसका न्याय प्रबंध, ठीक है, जस्टिस मैनेजमेंट और राजस्व सुधार जो था इसका बहुत ही प्रसिद्ध था। भूमि के नाप की, ठीक है, भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि का नियत करने का कार्य किया। उसने एक गज चलाया। क्या चलाया? एक गज, जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। किसके नाम से चलता रहा? आप याद करना, निजाम शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर शाह की। अब सिकंदर शाह की उपाधि धारण की तो उसने जो भूमि की नाप की जो प्रचलन की जो इकाई बनाई, ठीक है, उसका नाम क्या दिया? सिकंदरी गज। लेकिन ये कितने इंच का था? भूमि की नाप की इकाई क्या थी? भूमि की नाप की इकाई, उसका नाम था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज। और ये कितनी इंच का था? 30 इंच का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। 30 इंच का जो है भूमि इकाई का पहली बार प्रयोग किया गया और उसका नाम था सिकंदरी गज। ठीक है, और निजाम शाह के द्वारा इस गज का निर्माण किया गया और निजाम शाह ने पहली बार सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देखो, सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना आपके भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, इटावा यूपी में पड़ता है। कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन करने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। याद रहेगा, आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया? निजाम शाह। निजाम शाह मतलब जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की, बहलोल लोधी वंश का था।
ठीक है। उसने 1506 में निजाम शाह अर्थात सिकंदर शाह ने 1506 में किसके आगरा जो नगर है उसका निर्माण करवाया। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आगरा नामक नगर की स्थापना या इसका निर्माण किसने करवाया? तो निजाम शाह ने करवाया, अर्थात सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर आगरा नामक नगर को इसने बसाया। ठीक है। और इसने एक भूमि की माप की जो प्रचलन की इकाई थी जिसको सिकंदरी गज कहा जाता है, और इसकी नाप का जो पैमाना था वो 30 इंच का था। ये भी इसने पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ये नाप की इंच की इकाई जारी की। ठीक है। आगे देखो, इसी उपनाम से आगे देखो, आगरा नामक नगर का निर्माण कराया। उसका नाम गुलरुख खां था। उसका नाम क्या था? उसका उपनाम क्या था? गुलरुख खां। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था, मतलब गुलरुखी नाम से। किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से, क्योंकि उसके बचपन का नाम क्या था? गुलरुख खां। और वो कविताएं कैसे लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है। देखो आप, इसका उपनाम क्या था? गुलरुख खां। इसका बचपन का नाम क्या था मैं आपको बताऊं। देखो, गुलरुख खां था, गुलरुख खां, और वह गुलरुखी नामक वो कविताएं लिखता था। गुलरुखी नाम से क्या लिखता था? कविताएं। ठीक है ना। इसने आगरा नामक नगर का निर्माण करवाया नहीं करवाया? निजाम शाह करवाया ना। और 30 इंच का गज का जो है प्रचलन भी दिया समाज के अंदर। आगे देखो, नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बना? इब्राहिम लोदी। 1517 में शासक कौन बना? इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के मध्य हुआ युद्ध हुआ नहीं हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। राणा सांगा के समक्ष युद्ध हुआ नहीं हुआ इब्राहिम लोदी का 1517-18 में, है ना। 1526 में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। सिकंदर लोदी किससे हार गया? बाबर से युद्ध में हार गया। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है ना। मैंने बताया पहले जब पानीपत का युद्ध पढ़ाया था। इतिहास के युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है कि नहीं? ये युद्ध युगांतकारी युद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि लोदी वंश के अंत के बाद बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया, तो हराने के उपरांत अब शासक कौन बना? बाबर। तो बाबर का जो शासन हुआ भारत के संदर्भ में, वहां से ही भारत में मुगल पीरियड का जो है शुरुआत हो जाती है, मुगल काल का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल पीरियड पढ़ते हैं।